हेलो स्मार्टियंस। तो 12th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम हैं आपके, और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 20 नंबर के क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उनको सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और सारे हर एक चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आप बहुत ढंग से इसको कर ले जाएं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मेन है, अगर उसमें कुछ भी, क्योंकि आसान भी होते हैं और करना भी है, तो अगर आप कर ले जाएंगे तो ये 20 पे 20 मार्क्स जो हैं आपको पूरे मिल जाएंगे। और उनके बीच से जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे उससे आप लॉन्ग क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस भी आसानी से लगा लेंगे। तो उस तरीके के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 100% 20 पे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलेंगे। इस तरीके के बनाए गए क्वेश्चन हैं जिसमें सारे जितने भी बोर्ड में आज तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही कवर हैं, और उनसे रिलेटेड मेथड भी कवर है। तो 100% आप ये मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपके 20 में वो 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं कहीं। आप बस उसको ध्यान से देखिए, करिए, मेरे साथ साथ उसको करते भी जाइए और आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये जो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कराए हैं ये आपके लिए हैं। इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट निकलते जाएंगे बताते जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताते जाएंगे। तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन और फंक्शन, पहले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट टी बी ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द इक्विडियन प्लेन एंड लेट आर बी ऑन द डिफाइंड ए आर बी। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B है। A क्या कह रहा है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपने 9th में पढ़ा होगा, ट्राइंगल। यानी A अगर B के कॉन्ग्रुएंट है तो सीधा सीधा है, अगर A कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसका सब कुछ ट्राइंगल में इक्वल होगा, साइड्स इक्वल होंगी, एंगल्स इक्वल होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात है तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि A इक्वल्स टू A होगा, A इक्वल्स टू B होगा तो B इक्वल्स टू A भी हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी बन जाएगा। A इक्वल्स, तीनों इक्वल होंगी तो आपस में ये ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कौन सा रिलेशन शो करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा, यानी कि 1 की वैल्यू C, आंसर इसका C होगा। पहला क्वेश्चन आसान था, ये ध्यान रखिए। ये तो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड जहाँ आएगा सीधा सीधा आंसर क्या लगा देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आंसर आपका एकदम सही होगा। कंसीडर नॉन रिपीटेशन चिल्ड्रन ऑफ फैमिली रिलेशन। कह रहा है ए आर बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, देन आर इज, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ए खुद का तो ब्रदर हो नहीं सकता, ए का एक, ये खुद का तो ब्रदर हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो गलत हो गया, और तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। फिर ए ब्रदर है किसका, बी का, तो बी ब्रदर होना चाहिए ए का। ये जरूरी नहीं है कि बी ब्रदर हो ए का, ठीक है, सिस्टर भी हो सकता है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा, और सी इज ब्रदर ऑफ, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी, ये हो सकता है। अगर ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए बी सी का ब्रदर होगा, तो एकदम सही है। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव तो है, ये ट्रांजिटिव तो है। आंसर क्या होगा, ट्रांजिटिव हो पर सिमेट्रिक नहीं है, ये आंसर एकदम सही है। ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आपका एकदम सही है। ट्रांजिटिव होगा पर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है हर जगह। कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंशन ऑफ ए 1, 2, 3 आर। आप चाहो तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम बेल मेथड का यूज कर लेते हैं। तो देखो जब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, तो उसके लिए क्या करो, हमारा सेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है 1, 2, 3। तो इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि आप 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लिया, 1 के नीचे 1 ले लो और उसको ऐड कर दो। तो 1 के नीचे 1 लिया तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। जब n की वैल्यू 1 होगी तब 1 ले लिया, जब n की वैल्यू 2 होगी तो रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2 रिलेशंस आ जाएंगे। अब वही जो लास्ट से खत्म हो रहा 2 यहाँ पर ऐड किया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो n की वैल्यू जब 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब 3 है, तो
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 5 होगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 1 होगा, और जब n की वैल्यू 1 होगी तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन 1 होंगे। अगर मान लो n की वैल्यू 4 दी होती तो क्या करते हैं यहाँ पे 5 ऐड कर देते, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 कितना हो जाता है 15। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाते हैं 4। यानी अगर एक सेट में एक एलिमेंट और बढ़ा देते तो 1 2 3 4, तो उसके इक्विवेलेंट रिलेशन की संख्या कितनी हो जाती है 15। तो यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है तो इसके इक्विवेलेंट रिलेशन की संख्या क्या होगी 5। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ ए रिलेशन ऑफ आर सेट 1 2 3 डिफाइन 1, 2 देन आर इज। तो आर के बारे में पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज है। तो 1, 2 है तो 1 आर 1 पे तो है नहीं, क्योंकि 1 दूसरे नंबर बी पे है, ए बी पे है नहीं, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से तो रिलेशन है नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा यदि ए रिलेशन है बी से, बी रिलेशन है सी से, तो ए रिलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सब अलग अलग लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आंसर इसका क्या होगा बी होगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि ए का बी से रिलेशन है, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 3 से होगा, तो 1 का 3 से हो जाएगा। तो ये तो अलग अलग दिखाई रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा, बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, दैट डिफाइन द रिलेशन ए इज ग्रेटर देन बी देन आर इज। तो ए इज ग्रेटर देन बी है तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए इज इक्वल्स टू ए का भी ऑप्शन है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बेटा हो गया। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए, ये नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ए इज ग्रेटर देन बी है, बी इज ग्रेटर देन सी है, तो ए ऑटोमेटिक सी हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का ऑप्शन कौन सा है, ये है बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें चेक कर लेते हैं, लेट ए इज 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन आर इक्वल्स टू 1, 1 2, 2 3, 2 1, 2 2, 3 देन आर इज। तो आर इज बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो सिमेट्रिक तो शो कर रहा है 1, 1 2, 2 3, 3। ठीक है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1, 2 है पर 2, 1 नहीं है, इसका मतलब ये है सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो पहले ही ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन सही हो गया। रिफ्लेक्सिव है पर ट्रांजिटिव नहीं है, ए सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। तो समझ गए ना कि ये रिफ्लेक्सिव पर नॉट सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। वैसे ये थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अब आ गया है तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि ए रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम मान लेते हैं कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप जानते हो ई बाइनरी ई की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम ई मान लें तो ई इक्वल्स टू ए ई बाई 2 हो जाएगा, यानी ए डॉट ई ए हो जाएगा। तो ए ई बाई 2, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ ए कंटेन 5 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 1 दे रखा है और यहाँ 5 है एक तरफ, दूसरी तरफ 6 है बी है। तो 1 1 होने के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर इक्वल एलिमेंट है n इक्वल्स टू m है, तो फैक्टोरियल n हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n हमारे बाइजेक्शन मैपिंग हो जाएगी, 1 1 ऑन टू मैपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ n, और जब n डज नॉट इक्वल्स टू m होता है तो बाइजेक्शन मैपिंग 0 होती है। तो इसका मतलब है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ पर बाइजेक्शन मैपिंग 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो ऑन टू होने के लिए y कोडोमेन खाली नहीं होनी चाहिए, और 1 1 होने के लिए हमारे पास सारे एलिमेंट्स की इमेज एक एक सिंगल मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आंसर बाइजेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या होगा इसका 0 ही आंसर होगा। ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन द नंबर ऑफ सरजेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सरजेक्शन हमें चाहिए। तो सरजेक्शन हमारे पास क्या होता है n
तो जो सबसेक्शन है हमारे पास क्या होता है, NCM इंटू फैक्टोरियल m होता है। ये सबसेक्शन हो गया। NCM अपॉन फैक्टोरियल m निकालते हैं या n, तो अगर हम निकालें यहाँ से NCN तो NPN मान लीजिए, तो सबसेक्शन हमारा हो जाएगा NCM इंटू फैक्टोरियल m हो जाएगा। तो अगर हमें सबसेक्शन निकालना है तो सबसेक्शन एलिमेंट हमारा क्या होगा, NCM अपॉन फैक्टोरियल m। n जो है a के एलिमेंट हो गए और m हम इसको बोलते हैं b के एलिमेंट। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई n ही है, तो NC2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम n-1 बाहर ले लें और n-2 के फैक्टोरियल से नीचे वाला n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n² माइनस n आंसर आ जाएगा। तो n² माइनस n कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आंसर इसका, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ आर से आर डिफाइंड बाय एफ एक्स 1/x है, देन एफ इज, तो आर से आर में है, तो आर से आर में है तो रियल से रियल में है, तो यहाँ पे अगर देखो तो 1/0 एक्स की वैल्यू अगर 0 रखे तो इंफिनिटी आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या होना चाहिए, एफ इज नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या बेटा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई आंसर ही नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका भी आंसर डी होगा। ऊपर वाले का नन ऑफ दिस था तो इसका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अभी हमने जो इतने क्वेश्चन कराए हैं रिलेशन फंक्शन के, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो सीरीज पूरी करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इससे आपको 20 नंबर के जो फायदे होने वाले हैं वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो आगे जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप में कि आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो हमको जी एक्स दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स हमें अगर निकालना है तो फटाफट निकालते हैं। एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 3x² माइनस 5। आप चाहें तो यहाँ पर सीधा सीधा एफ एक्स रख के कर सकते हैं। इसे तरीका क्या आता है, जी ऑफ एफ एक्स है तो एफ एक्स एक्स की जगह क्या यूज करते हो, जी की जगह एफ एक्स रख दो। तो यहाँ जैसे जी एक्स जो लिखा है यहाँ पर बस यहाँ पर एफ एक्स रख दो, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा हमें करना क्या है। x की जगह एफ एक्स यूज कर रहे हो तो आप भी जी एक्स वाले x की जगह क्या रख दो, एफ एक्स, यानी यहाँ जी ऑफ एफ एक्स हमने निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता ही है, वो है 3x² माइनस 5 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी 3x² माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको ओपन आउट करते हैं तो 3x² माइनस 5, तो 3x² माइनस 5 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से 9x², 9x की पावर 4 प्लस 25 माइनस 30x² प्लस 1, यानी 26 लास्ट में आना चाहिए। 30x² 9x, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड आर बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब हमें क्या शो करना है, 1 1 on 2, 1 1 on 2। तो ये 1 1 है नहीं, ये भी 1 1 नहीं होगा, ये भी 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 आपका क्या होगा, यही होगा x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन2 नहीं होगा, 1 1 तो हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। ऑन2 क्यों नहीं होगा कि अगर x क्यूब की y की वैल्यू रखेंगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा, तो ये 1 1 on 2 ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं 2x प्लस 1 की, तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा 2x, तो y/2 में चला जाएगा इसकी वजह से, तो ये भी ऑन2 नहीं बन पाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर फंक्शन, तो ये 1 1 ही नहीं बनेगा, -1 पर वैल्यू 2 देगा और 1 पर भी वैल्यू ये 2 देगा, तो ये 1 1 नहीं बचेगा, तो बचेगा क्या, बी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। तो ये बाइजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि x1 प्लस 2 करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, बाकी यहाँ से जब y करेंगे तो y माइनस 2, तो ये बाइजेक्शन दिखा देगा। तो ये 1 1 on 2, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। R से R डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स दे रखा, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 1 on 2, y इक्वल टू सीधे लिख दीजिए, y माइनस 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस -1 की पावर
1/3, तो y माइनस 5 की पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो सीधा सीधा y यानी ये हो गया, y की जगह x यूज कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ y है तो हमको f इनवर्स x पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा x माइनस 5 की पावर 1/3। तो बी ऑप्शन इसका हो गया। a टू b है, b टू c है, बाइजेक्शन फंक्शन है, बाइजेक्शन में इनवर्स लगा है, यानी कि हम उसको रिपीट कर देते हैं, गॉफ ऑफ इनवर्स -1, तो f इनवर्स 0 g इनवर्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, r -3/5 से डिफाइंड है, fx दे रखा है, तो fx ये दे रखा है, हमको क्या निकालना है, f इनवर्स x, सारे इनवर्स के फंक्शन है, तो f इनवर्स x या f ऑफ x निकालना है। तो f इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमें y करना होगा, तो 3/5 पे डिफाइंड नहीं है, अगर y करेंगे तो देखो 2/3 पे कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, तो ये 2/3 उल्टा कर देंगे अगर हम, तो जरा निकालते हैं। f इनवर्स x निकालने के लिए y निकालना होगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x + 2, 5x - 3 कर देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 5yx - 3y = 3x + 2, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 5y - 3, 3y + 2, तो 3y + 2 अपॉन 5x - 3। तो देखो सेम इसकी तरह ही आ गया है x रखने पे, यानी कि f इनवर्स x = fx होगा, ये वाला ऑप्शन होगा ए, f इनवर्स x = fx के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 देख लेते हैं। f = 0,1 से 1 है, डिफाइंड है, x 1 - x इरेशनल, तो f ऑफ fx चाहिए, तो f ऑफ fx यानी f ऑफ fx चाहिए, ठीक है। अब हम fx को मान लेते हैं कि x हमारा रैशनल है, अगर x रैशनल है तो f ऑफ fx आ जाएगा, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x, अगर x रैशनल है, और कह रहा है अगर x इरेशनल है तो f ऑफ fx की वैल्यू हो जाएगी 1 - x, यानी 1 - x हो जाएगी, है ना, क्योंकि x अगर इरेशनल है, तो अगर ये इरेशनल होगा तो x की जगह 1 - x रख देंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा, x आ जाएगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा, x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। भाई fx की जगह x हो जाएगा जब रैशनल, तो f ऑफ fx की वैल्यू जब x रैशनल है तो इसकी वैल्यू भी x आ जाएगी। वैसे f जब इरेशनल है तो 1 - fx की वैल्यू 1 - x आ गई। फिर अगर ये रैशनल है x, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 1 - तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो x, यानी x वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइंड बाय fx, तो रेंज निकालने के लिए पूछा, तो बेटा रेंज कैसे निकालते हैं, y = करके, तो y = हमें कितना दे रखा है, x² - 4x + 5, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम क्या करें, x² - 4x + 5 - y = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का b हो जाएगा, तो माइनस का b यानी तो प्लस का 4 प्लस माइनस √b² यानी 16 -4ac, ac हो गया 4y अपॉन 2a, यही हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 प्लस माइनस √, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पे 4 - 5 - y अपॉन 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + -2, 2 ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 - y, ठीक है, नहीं -5 + 1 y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -1 + y हो जाएगा, ये भी प्लस का y रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा >0 होनी चाहिए, रूट के अंदर की है, तो y - 1 इज ऑलवेज >0, यानी y इज ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए। y हमारी रेंज बताती है, तो यानी कि आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 से इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर आपका सही है। क्लोज इंटरवल इसलिए लगा कि > का साइन चल रहा है, इसलिए y इज ऑलवेज > 0, तो ठीक है, तो 1 कॉम से इन्फिनिटी चला जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर फंक्शन जा रहा है, fx दे रखा है और ये q दे रखा है,
तो गॉफ ऑफ मैंने आपको बताइए कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी कि जहां पर x है वहां एफ एक्स रख दो, यानी कि एफ एक्स प्लस टू, एफ एक्स प्लस टू, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x माइनस वन बाई टू प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वन प्लस फोर बाई टू, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस थ्री बाई टू, हमको 3/2 निकालना है, तो x की जगह 3/2 रख दो, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 3/2, 2 से 2 9/2, 3 प्लस 3 6/2, यानी 3 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ तो 3 आंसर है कि नहीं है, 2x माइनस वन बाई फोर, तो 2x प्लस 3/2 हो जाएगा, और 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 3/2, यानी कि आंसर तो हमारा 3/2 आना चाहिए। तो आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर 3/2 तो है नहीं कोई, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, ये डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नन ऑफ दीज ही आंसर रहेगा, ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो 3/2 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन ठीक है, 3 मतलब आंसर नहीं है, 3 आ रहा है, तो 3 तो आंसर ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ एक्स दे रखा है एफ माइनस वन, एफ माइनस वन, तो यहां से आ जाएगा एफ माइनस वन से छोटा तो यही है, तो एफ माइनस वन रखेंगे तो -3 आ गया, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, एफ ऑफ टू यहाँ कहीं मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 यहाँ मिलेगा यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा, अलग अलग एफ एक्स के लिए वैल्यू ये हो जाएगी, तो 12 माइनस 3 यानी कि 9, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, आर से आर गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो एफ इनवर्स वाई चाहिए, तो वाई एफ वाई, तो एफ एक्स दे रखनी है, तो 10x दे रखा है, एफ इनवर्स चाहिए तो x निकाल लेते हैं, 10 इनवर्स y, ठीक है, तो जहां x है वहां y कर देते हैं, जहां y है तो हमको क्या चाहिए, f इनवर्स y है ये, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है 10 इनवर्स y, 1 चाहिए, तो f इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 होता है π/4, तो आंसर आएगा π/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी π/4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला आ जाते हैं, तो अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे बता दें, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेकंड चैप्टर के आइए करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू, तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है 0 से पाई होती है, तो पहला ऑप्शन यही हो जाएगा। विच ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी बेटा, π/2 माइनस से π/2 माइनस 0 होती है, ये भी आपको पता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आसान से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट एक नंबर में पूछी जा सकती है, तो आप सीधा आंसर लगा सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू का क्या आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 tan इनवर्स x, cot इनवर्स x की वैल्यू पाई है, तो x को निकालना है हमें, तो ये तो आपको पता ही है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, π/2, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो 2 tan इनवर्स x लिख देते हैं प्लस π/2 इक्वल्स टू पाई, ठीक है, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई, π/4, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 π/4, 10 π/4 1 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अगला, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 30 π/, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करके इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, साइन इनवर्स cos, 5 से करेंगे तो क्या 6 टाइम जाएगा, 6 पाई, क्या बचेगा 3 π/5, 3 π/5, तो 6 पाई प्लस 3 π/5, तो ये फर्स्ट में पहुंच गया, तो cos रहेगा ही, तो cos 3 π/5 हो जाएगा, ठीक है। cos को साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, cos 3 π/4 को अगर हमें, अब इसको cos में रहने दें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 π/5 आया है यहाँ से, तो 3 π/5 को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन में इसको लिख लीजिए, तो π/2
-3 पाई बाई 5, -3 पाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 -3 π/2, तो 5 पाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 5 पाई -6 पाई, 5 पाई -6 पाई/10 हो जाएगा, यानी कि -π/10, तो -π/10 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -π/10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स, तो डोमेन निकालनी है, तो यानी कॉस कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 इसकी डोमेन होती है कॉस इनवर्स की। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? -1 to 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करें? 1 ऐड कर दें, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 0 से 1 के बीच में आएगा। आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। +1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, +1 से कट जाएगा तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स रूट x - 1, तो साइन भी -1 से 1 के बीच में होता है, तो रूट x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और 1, क्योंकि ये रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, x - 1, तो 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ये 1 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा? 2, तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और हम उसको चेक करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे और पता होना चाहिए कि इन्वर्स के डोमेन फंक्शंस कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है। तो इस तरीके से हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको करते समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस साइन इनवर्स 2/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। तो एक काम करते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो बेटा कि हमको वो रिलेशन पता ही है कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो एक काम करते हैं, इस cos इनवर्स को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये cos इनवर्स 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, और ये बन जाएगा cos इनवर्स 0। ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगा और यहाँ पे हम cos इनवर्स x ले आएंगे, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है? ये साइन इनवर्स x की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स 2/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई 2/5। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन 2 इनवर्स 0.75 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तो आपको साइन के टर्म में पता ही है, क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के टर्म में। क्योंकि साइन इनवर्स साइन दे रखा है तो सीधा सीधा यहाँ वैल्यू रख देते हैं। साइन इनवर्स 2x यानी कितना हो गया? 1.5 हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ये हो गया 3/4 का स्क्वायर, यानी 9/16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो इससे हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25/16, यानी 1.5 इंटू 16 अपॉन 25, और ये 24/25 हो गया। 24/25, 24 अपॉन 25 यानी ये आ गया 0.96। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये 0.96 इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो 0.96 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 24/25 क्या होगा? x के आसपास का। देखिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैंने ये देख लिया कि 24/25 है, यानी कि 1 के पास सबसे 1 के पास सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी? 9.6। तो यही आंसर होगा इसका। सॉल्व करेंगे तो 0.96 ही आएगा, लेकिन वो देख के लग रहा है कि 1 के लगभग है, तो 1 के लगभग 0.96 है, तो यही आंसर होगा। इस तरीके से आंसर कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/2। ठीक है,
तो cos 3π/2, पहले तो गौर करिए कि cos इनवर्स दे रखा है, तो cos इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज होती है उसकी -π/2 से π/2 के बीच में। अगर -π/2 से π/2 के बीच में तो 3π/2 उससे बाहर हो गया, तो उसको अंदर लाते हैं। तो अंदर लाने के लिए हम इसमें अगर हम क्या करें, पाई से ऐड कर दें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई प्लस π/2 लिख दें, तो ये 3π/2 हो गया। cos पाई प्लस π/2 यानी नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ cos π/2। cos π/2 की वैल्यू हो गई 0, यानी cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई, π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 पूछ रहा है। 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो sec इनवर्स 2, तो sec इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, sec इनवर्स 2 हमारी हो गई वैल्यू π/3 की, ठीक है। तो π/3 की वैल्यू हो गई sec इनवर्स 2, तो यहाँ पे π/3 लिख दीजिए, 2π/3 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 किसकी हो गई, π/6 की। तो 2π/3 और 2π/3 प्लस π/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 5π/6। तो आंसर आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 5π/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y equals to 4π/5, then cot इनवर्स x plus cot इनवर्स y is equals to, तो cot इनवर्स x plus cot इनवर्स y is equals to अगर हमें बताना है तो हम क्या करें कि रिलेशन आपको पता ही है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 है। तो यहाँ से tan इनवर्स x निकाल लें तो हो जाएगा π/2, cot इनवर्स x π/2, cot इनवर्स y इक्वल्स टू 4π/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो π/2 ये पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस 4π/5 इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास π/5 आ जाएगा, π/5। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 5π/5, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल सकते थे डायरेक्ट करके भी, लेकिन सॉल्व करके बता दिया है। अब ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स 2a/1 + a²। तो आपको ये फार्मूला नहीं दिख रहा है कि ये देखिए किसका फार्मूला लिखा हुआ है, tan 2x का। ये भी tan 2x का ही फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये किसका फार्मूला है, tan 2x का लिखा हुआ है। अगर देखें तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 tan इनवर्स a, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 2 tan इनवर्स a, ठीक है। और ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x का लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 tan इनवर्स a आ गया हमारे पास इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स a इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x आ गया। और हमको चाहिए क्या यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स a है, तो 2 tan इनवर्स a की वैल्यू सॉल्व कर लेते। तो 2 tan इनवर्स a हमारे पास आया है tan इनवर्स x इक्वल्स टू, तो बस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दीजिए, 2a/1 - a², यही tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यही tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2a/1 - a²। तो 2a/1 - a², यही ऑप्शन हो जाएगा। कंपेयर कर देंगे tan इनवर्स को tan इनवर्स से, काटना नहीं है। तो 2a/1 - a² हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 7/25 इज। तो cot है, ये cos है, cos इनवर्स 7/25। तो इसको हम सीधे सीधा ग्राफ उससे बना लेते हैं। तो cos 7 ये हो गया बेस, ये 25 हो गया, तो ये 24 हो जाएगा।
ठीक है, तो कॉट में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 7/24। तो आंसर कॉट 7/24 आ जाएगा, तो 7/24 इज द करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan 1/2 cos। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब cos के आगे कोई टर्म आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया करो, थीटा मान लिया करो इस पूरे पोर्शन को, तो करना आसान हो जाता है। हम इस पूरे पोर्शन को थीटा मान लेते हैं, तो हमने ये माना कि थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 2/√5। ठीक है, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन हमें चाहिए इसकी, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, तो 2tan, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2/√5, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2/√5। तो इस तरीके से हमारे पास cos 2 थीटा का क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ गया, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2/√5 हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 2/√5, और cos 2 थीटा का tan में कौन सा फार्मूला होता है आपको पता ही है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/√5। ठीक है, तो 2/√5 हमारे पास 10 में आ जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5 - √5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाते हैं, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5 - 2। ठीक, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √5 - 2 अपॉन √5 + 2। इसको रैशनलाइज कर दें, √5 - 2 और √5 - 2। ठीक है, तो ये नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, tan इनवर्स √5 - 2 का होल स्क्वायर, √5 - 2 का होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह, इसको हमने थीटा माना तो 10 से 10 चला जाएगा, तो √5 - 2 का होल स्क्वायर आ गया, √5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 + 4 9, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, और माइनस का 4√5। ठीक है, तो 9 - 4√5, तो 9 - 4√5 कोई आंसर तो नहीं दिख रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये आया। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √5 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी √5 - 2, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √5 - 2। उसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 - 2, तो ये तो हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √5 - 2, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा, √5 - 2 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x दे रखा है, ये sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू, तो ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 4 tan इनवर्स x। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 4 tan इनवर्स x। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा की वैल्यू 3π है, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लें। तो हम इसको कंपेयर करके कर लेते हैं, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल्स टू पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू पाई,
तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस पाई, यानी कि -1। वैसे ही बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1, और गामा की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास -1 आ गए। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो -1 -1 माइनस का 1, तो -1 बन के बन गया -2 और -1 तो 2। तो वैसे ही अभी 2 बन जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी कितना आंसर आ गया, 6। तो आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। कह रहा था नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1√1 + cos 2x एंड √2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, तो अगर हम रियल सोल्यूशन की बात करें तो जरा हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से तो ये √2x बचेगा, और यहाँ पर हम 2 cos इनवर्स वाला फार्मूला लगा दें, 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 है ना, और ये हो गया √2x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos इनवर्स यानी √2 cos x इक्वल्स टू √2 cos x। तो √2 से √2 चला जाएगा, तो cos x इक्वल्स टू x। तो cos x इक्वल्स टू x, ऐसी तो कोई रियल वैल्यू होती नहीं है कि जहाँ cos x इक्वल्स टू x आए इधर। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी, यानी कि इसके इनफाइनाइट हमारे पास रियल नंबर्स मिल सकते हैं जो ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए cos x इक्वल्स टू x की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा sin cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन x। इस तरीके से लिखते हैं। अब cos इनवर्स x को अगर हमें sin में लिखना है तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x। इस तरीके से लिख सकते हैं। cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर करके। तो √1 - x स्क्वायर यानी कि √1 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो 1 - x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इज लेस देन 1। तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/2, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी ±1/2 हो जाएगी, ±1/2 आ जाएगी। ±1/2 है, और x तो डोमेन साइन का है, π/2 से पाई के बीच में है, यानी x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। तो 1/2 से छोटा है, -1 से बड़ा है, यानी 1 इज 1/2 हो जाएगा, यानी -1 और 1/2 के बीच का कोई आंसर है, -1 और 1/√2, सॉरी 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 के बीच का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -1 और 1/√2 का आंसर हो जाएगा बीच में। ठीक है, निगेटिव हमें लेना नहीं है, निगेटिव वाला हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तो -1 से 1/√2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ये 3rd चैप्टर है, चैप्टर मैट्रिसेस है। अगला चैप्टर जो हमारा है, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट P इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सारे टर्म यहाँ पे होने चाहिए, बाकी सारे टर्म 0 होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स हो नहीं सकती, यूनिट मैट्रिक्स में 1 होना चाहिए। इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि गौर करो यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल है, इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0। तो ईच एंट्री 2 और 0, 3x3 का ऑर्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि कितने एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं, 0 और 2, तो ऑर्डर के पावर ही होता है, जानते हैं 2 की पावर n हो जाएगा, जितने एंट्रीज हैं 2 की पावर n, ऑर्डर कितना है 9 हो गया, तो 2 की पावर 9 यानी कितना आ गया यहाँ पे बेटा, 2 की पावर 9 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा
512। क्या आ जाएगा आंसर? 512। तो इसका आंसर क्या होगा? 512 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 512। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इफ तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वैल्यू x वाई तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 4x इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 है। इस 4x इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 यानी 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, x की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 7 यानी y की वैल्यू 3 हो गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 प्लस 3 यानी 5। तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। पूछ x प्लस वाई रहा, आंसर दे रखा उसमें। तो 2 और 3 देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी है। ठीक है। तो a की वैल्यू ये दे रखी, b की वैल्यू ये दे रखी है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने में इसको करते हैं। तो a माइनस बी, तो ये साइन इनवर्स x प्लस पाई हो जाएगा। कॉस प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा। तो 1 बाई पाई बाहर ले लेते हैं और ये पहला बन गया पाई बाय 2। ये टेन इनवर्स एक्स पाई में से टेन इनवर्स एक्स पाई कैंसिल हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। फिर साइन में से ये चला जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। ये कॉट इनवर्स पाई बाय 2 है प्लस टेन इनवर्स पाई बाय 2, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? पाई बाय 2 बन जाएगा। तो पाई बाय 2 बाहर ले लेंगे तो 1 बाई पाई इंटू पाई बाय 2, ये आ जाएगा 1001 बन जाएगा। ठीक है, 1001 और ये 1 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 1/2i। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1/2i आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B are the two matrix of order 3 cross m and 3 cross n। A का ऑर्डर कितना दे रखा है? 3 क्रॉस m दे रखा है और B का ऑर्डर कितना दे रखा है? 3 क्रॉस n दे रखा है। तो m इक्वल्स टू n है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b। तो ऑर्डर हमें किसका निकालना है? 5a माइनस 2b का। ठीक है, तो 5a माइनस 2b, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर ये 5a माइनस 2b है तो आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी, दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हमें क्या होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर m इक्वल्स टू n है, m इक्वल्स टू n है तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए इस पूरी मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। तो 5a की वैल्यू कितनी हो गई? तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 5 क्रॉस n हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे m की वैल्यू n दे रखी, तो या तो ऑर्डर 3 क्रॉस m होगा या ऑर्डर 3 क्रॉस n होगा। तो 3 क्रॉस m तो दे नहीं रखा, 3 क्रॉस n दे रखा है, इसलिए ये आंसर ठीक होगा। तो आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a दे रखा है और a स्क्वायर निकालना है। तो a आपका हो गया क्या? 0 1 1 0 और ये भी क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 1 से तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। आंसर इसका डी आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से 0 1 से 0 1 करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा तो 0 हो गया। वैसे यहाँ से 0 बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इसका क्या होगा? डी होगा। मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 क्रॉस 2 की। मैट्रिक्स दे रखी 2, जब i इक्वल्स टू जे नहीं होगा तो वैल्यू होगी 1 और जब i इक्वल्स टू जे होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 की वैल्यू दे रखी है। जब कह रहा है कि i डज नॉट इक्वल्स टू जे यानी कि 1 है, इक्वल्स टू में ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जहां पर इक्वल ये 1 1 है, ये 2 2 2 है, तो ये मैट्रिक्स होगा। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला द मैट्रिक्स इज, ये कैसी मैट्रिक्स है?
1 0 0 0 2 0 और तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती, ठीक है। क्या स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकती। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए इसके ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। जरा इसका ट्रांसपोज करिए, 1 0 0 हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक होगी, कह रहा डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी। डायगोनल तो हो नहीं सकती क्योंकि डायगोनल के तीनों एलिमेंट किसमें 0 होते हैं। ये तो तुम्हें पता है कि डायगोनल के जब तीनों एलिमेंट 0 हो तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएगा, यानी सिमेट्रिक नहीं हो सकती। स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, जरा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 5 -8, जैसे माइनस कर देंगे तो 0 -5 और 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये किस टाइप की मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक तो इसके डायगोनल 0 है, बाकी ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स सच दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और B एक मैट्रिक्स है। ए बी डैश एंड बी डैश आर बोथ डिफाइंड। अगर दोनों ही डिफाइंड है तो B क्या होना चाहिए, तो बेटा अगर ए बी डैश चाहिए हमें तो m क्रॉस n है, इसका मतलब B डैश हमारा क्या होना चाहिए, n क्रॉस k के टाइप होना चाहिए B डैश, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और B डैश A है, अगर B डैश A हमने n क्रॉस k माना है तो A की वैल्यू हमने क्या मानी है, m क्रॉस n मानी है। इसका मतलब है कि k की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए, तभी ये बात कंडीशन होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, m क्रॉस n होगा, तभी B हमारा क्या हो जाएगा, m क्रॉस n का हो जाएगा, क्योंकि B डैश होगा n क्रॉस k, B डैश होगा n क्रॉस m, तो B हमारा हो जाएगा m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, m आएगी तभी ये होगा, ठीक है। तो B डैश की वैल्यू n, ये B डैश की वैल्यू है तो n क्रॉस m है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ए बी आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज। तो इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक है, तो उसका वही एक तरीका है कि हम इसका ट्रांसपोज ले लें इस मैट्रिक्स का। अगर हम ए बी डैश का ट्रांसपोज लेंगे, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का अगर हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो जाएगा ए बी डैश का ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश का बी हो जाएगा, और ये बी डैश ए डैश का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश बी बन गया, और ये अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो जरा गौर करो, ये मैट्रिक इसके निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके ट्रांसपोज की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की वैल्यू हमको आई दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगी। तो जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस आई का होल क्यूब है, तो ए माइनस बी का जरा होल क्यूब करो तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab, यानी a इंटू आई और a माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। और a प्लस आई का निकाल लेते हैं अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b, यानी कि a स्क्वायर आई माइनस 7a, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखो क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया आई क्यूब, तो ये आई क्यूब से ये वाला आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर आई माइनस का, तो 3a स्क्वायर आई से ये 3a स्क्वायर आई चला जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का
3a, यहाँ से a क्यूब बचेगा और प्लस का 3a आई स्क्वायर बचेगा। वैसे यहाँ पर भी एक 3a आई स्क्वायर बचा, ठीक है। और ये a क्यूब मिलके 2a क्यूब बना देंगे। और क्या बच रहा है, -7a बच रहा है, -7a, ठीक है। तो 3a स्क्वायर आई और 3a आई स्क्वायर, 3a आई स्क्वायर, 3a आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a का क्यूब आ गया, -3a स्क्वायर आई ये है और प्लस का, और ये प्लस का 3a आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, तो 6, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6 आई स्क्वायर भी आई हो जाएगा, तो 3 और 3 6a आई आ जाएगा और माइनस का 7a, ठीक है। और a क्यूब है ये, a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू a स्क्वायर की वैल्यू आई हो गई, ये दे रखी है, ठीक है। और ये हो गया 6ai -7a, तो ये हो गया 8ai -7a, a डॉट आई होता है a, तो 8a -7a, तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी टू मैट्रिक्स a एंड b वी हैव, तो दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो वो कह रहा है कि वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये हर केस के लिए सेम नहीं होगा, अगर ऑर्डर मान लीजिए चेंज हो जाएगा तो ये हर केस के लिए नहीं सही होगा, ये भी हर केस के लिए सही नहीं होगा। अगर ऑर्डर ए और बी के सेम हो जाए, इनका रो इसकी सेम हो जाए, कॉलम इसका, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं है, और ये भी बात यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। दो मैट्रिक्स के लिए नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि तीनों किसी न किसी केस में पूरी तरह सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग हो जाएंगे। ऑन यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इन फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो हमको ये मैट्रिक्स, ये कॉलम ऑपरेशन के यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो हम इसके यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें तो सीधा सीधा अपना हल निकालने ज़्यादा सही है। तो जरा चेक कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। जैसे कि 1 की वैल्यू 3 हो गई, -2 हो गया, तो 3 में से माइनस का 2 जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं, इसका इसमें ये हो गया -5 और 0, -5 और 0 ओके है, -5 भी आ रहा है। इधर देख लेते हैं, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 0, तो ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये नहीं बन रहा है। इसको देख लेते हैं, 1 -5 2, 0, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -2, तो 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1 बचा, बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 और 0, तो -5, ये भी ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 0 और 2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो ये ऑप्शन सही है, डी। तो मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें ऑपरेशन लगाएं और फिर चेक करें। हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आसानी से सॉल्व कर लें उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये ऑप्शन डी सही है। वैसे सेम इसमें चेक कर लेते हैं, R1 - 3 R2 इज फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जरा हम चेक करते हैं, तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। जैसे कि हमने 1 2 किया 7, तो ये -5 हो गया, बिल्कुल सही है। और फिर इसमें किया तो 0 -7, ठीक है। अब इससे कर लेते हैं 0 और 3, ये भी बिल्कुल सही है, 0 3, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसमें, तो ज़्यादा मेहनत करने की, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, पहला सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका मॉड एक्स इसके मॉड एक्स से इक्वल बराबर होना चाहिए। 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर -40 इज इक्वल टू 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18, और माइनस करके +14, तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 + 40, यानी कि 72, 2x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 30, एक्स की वैल्यू हो गई ±6, तो ±6 इसका आंसर होगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी सी। ठीक है। तो जरा चेक कर लेते हैं किसकी वैल्यू है। अगर हम तीनों ऐड कर दें, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a, और ये c माइनस a है। मेरे हिसाब से b माइनस सी होना चाहिए ये कुछ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। a माइनस बी, बी प्लस सी और ये अगर हम ऊपर तीनों को जोड़ देंगे तो a प्लस सी आ जाएगा और 2b प्लस सी, 2c प्लस सी। ठीक है। 3bc, तीनों कॉलम को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसमें अगर हम चेक करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस है, इसको हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, a माइनस बी है तो ये हो गया C1 और C2 है। अगर हम C1 कॉलम को चेंज करना चाहें तो इसको इसमें हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर C3 माइनस C1 अगर हम कर दें तो C1 में अगर हम चेंज करें और ऑपरेशन लगा दें C3 माइनस C1, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ से C3 माइनस C1 करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी, बीस में से बी चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ए, और सी में से सी चला जाएगा तो ये भी C3 में से C1 तो प्लस में हो जाएंगे, सॉरी C3 माइनस C1 कर रहे हैं तो बी ए बन जाएगा और ये हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, C2 माइनस C1 कर दें अगर, तो C2 माइनस अगर C1 करेंगे तो ये हो गया बी ए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा सी सी और ए चला जाएगा बी हो जाएगा सी सी बी, और ये है ए बी सी। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड अगर कर दें तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से c के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए सी माइनस बी ए हो जाएगा, ए सी माइनस बी ए, और a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैच भी नहीं खा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos t t1 है, 2 sin t t2t है, sin 2 tt है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 ft। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर छोटे करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, सीधे सीधे एक्सपेंड कर देते हैं। तो cos t इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा t2t, tt बन जाएगा, माइनस ऑफ t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 sin t 2t एंड t हो जाएगा, और प्लस का 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin t tt हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं देख लेते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, cos t है तो ये हो जाएगा cos t t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये माइनस t है तो ये हो जाएगा 2 sin 2t sin t हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से भी हो जाएगा माइनस 2t sin t, तो ये तो 0 हो गया, 2t sin t। ठीक है, 2t sin t हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये 2t sin t से ये 2t sin t कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ही हो गया, इसकी जरूरत खत्म हो गई। यहाँ पर क्या बचेगा, 2t sin t और ये t sin t बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2t sin t माइनस t sin t। ठीक है। और ये बच रहा है cos t t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, लिमिट
टी अपॉन टी स्क्वायर चाहिए, तो इसमें टी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का टी स्क्वायर है, तो ये हमें बचेगा माइनस का कॉस टी स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद। और यहाँ पर क्या बचेगा 2t साइन टी साइन टी, तो ये बच जाएगा प्लस का 2 साइन टी अपॉन टी। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं यहाँ से, तो लिमिट हो जाएगी लिमिट t टेंडिंग टू 0 कॉस टी माइनस में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन टी अपॉन टी, तो इसकी लिमिट तो 1 हो गई, तो और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 होना चाहिए था इसका आंसर। 2t साइन टी में से सॉरी 2t साइन टी में से जाएगा तो t साइन टी बचेगा, तो 1 इंटू 1 आएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 साइन टी में से t साइन, तो साइन टी तो बचा 2 कहाँ बचा, तो साइन टी अपॉन टी हो जाएगा, ये 2 नहीं बचेगा, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0 ऑप्शन आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम पहले क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं C2 माइनस C1 कर देते हैं, C2 माइनस C1 कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आ जाता है यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद। जब हम C2 में चेंज करेंगे C2 माइनस C1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0 साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ से हम क्या करें, ठीक है C2 माइनस कर दिया है, ठीक, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 1 1। ठीक है, अब क्या करते हैं C3 माइनस C2 कर दें अगर, या हाँ अगर हम C3 और C3 माइनस C2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, C3 माइनस भी C1 कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C3 माइनस C1 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, 0 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 0 और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम खोल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम खोलेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 1 होती है, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन 2 थीटा बन गया, तो 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 2 थीटा बन गया, अगर ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती ही है, तो 1/2 तो 1 हो जाएगा, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है fx इक्वल्स टू 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, देन f ऑफ a की वैल्यू 0 होगी f ऑफ b की। तो एक बार जरा चेक करके देख लेते हैं, पहले तो f ऑफ a रख के देख लेते हैं, तो f ऑफ a जैसे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, f ऑफ a रख के चेक करेंगे तो 0 0 a माइनस बी बनेगा, और ये क्या हो जाएगा 2a 0 a माइनस सी और a प्लस बी a प्लस सी 0। इस तरीके से अगर ये रख के चेक कर रहे हैं तो 0 नहीं दिख रहा है कुछ भी, a प्लस बी, तो f ऑफ b अगर रख के देखें तो b में भी कुछ खास नहीं है, f ऑफ 0 रख के अगर देखें
तो ए सी, बी सी और ए बी आ जाएगा। एफ ऑफ 1 रख के देखेंगे तो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 प्लस ए, 1 माइनस सी, 1 प्लस बी और 1 प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है, तो सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। अगर ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी अगर वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो एकदम क्लियर बात होगी, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। एफ ऑफ जीरो रख के एक बार चेक कर लेते हैं, तो एफ ऑफ जीरो रख के एक बार चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए जीरो माइनस सी, और क्या आ जाएगा बी सी एंड जीरो। ठीक है, अब जरा रो के इस रो के रिस्पेक्ट में जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो माइनस ए हो जाएगा ए माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए जीरो चला जाएगा, माइनस का बी सी बचेगा, तो ये प्लस का बी सी बचा। ठीक है, और माइनस माइनस है तो ये प्लस का ए हो जाएगा। ठीक, और माइनस बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए सी माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी सी माइनस का ए बी सी, तो ये जीरो बना रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा था, तो जीरो के में रख के देख लिया तो जीरो हो रहा है, तो ये तो सही है। अब कह रहा है एक मैट्रिक्स ए दे रखी, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ए एडजॉइंट, यही तो निकालते हैं। लेकिन एक चीज और भी कर सकते हैं हम कि ए इनवर्स कब निकल सकता है, जब इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसी से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए जरा इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 गया 1 इंटू 2, तो 2 आ गया। लैम्डा में ये 0 हो गया, ये -5, तो प्लस का 5 लैम्डा, प्लस का 5 लैम्डा, और -3 में ये 0 हो गया, ये -2, तो -2 -3 प्लस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 लैम्डा प्लस 8 डज नॉट इक्वल टू 0। 5 लैम्डा 2 किया है तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 इंटू 2 2 हो गया, लैम्डा आया, लैम्डा के तो 0 -5, तो -5 लैम्डा और माइनस लैम्डा ऑलरेडी हो जाएगा, तो 5 लैम्डा आएगा। बिल्कुल ठीक है। -3 किया है, -3 होगा तो 0 और -2 यानी कि प्लस का 6, तो 6 + 2 तो 7 हुआ, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 5 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कि लैम्डा की वैल्यू 8/5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या कह रहा है कि -8/5 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8/5 डज नॉट इक्वल टू, ये आनी चाहिए। और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपरों में डिटरमिनेंट में भी आते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ A and B are invertible matrix then which of the following is not correct। तो नॉट करेक्ट निकालना है, तो ये तो करेक्ट ही हो गया, A इनवर्स की वैल्यू होती है 1/A, तो ये तो करेक्ट है। डिटरमिनेंट A इनवर्स, डिटरमिनेंट A का इनवर्स, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, भी सही है। A B इनवर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, डज नॉट भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी ये बात लागू होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो यही नॉट करेक्ट है, तो हमारे लिए ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे पूछ नॉट करेक्ट रहा है, तो ये तीनों सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से गलत है। हमारे ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट केवल यही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है इफ x y z आर द डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z इक्वल्स टू 0 है, then the value of
एक्स इनवर्स प्लस फाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स इज 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम लोग x कॉमन ले लें, अगर ऊपर से x कॉमन ले लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x y z आर द डिफरेंट फ्रॉम 0, 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई, तो ये इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं। तो x, तो ये हमारा हो जाएगा x y z इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/x 1/x प्लस 1/x, वैसे ये क्या बन जाएगा 1/y 1 प्लस 1/y 1/y, और ये क्या बन जाएगा 1/z 1 प्लस 1/z। ठीक है, ये इक्वल्स टू हमें 0 दे रखा है और ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर दें, अगर R1 R2 प्लस R3 को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई वाई 1 प्लस 1 बाई वाई और 1 बाई वाई, ये हो जाएगा 1 बाई जेड, ये भी हो जाएगा 1 बाई जेड और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट भी करते चले जाएं, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर हमने 1 1 1 आ गया, इसको इससे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1 बाई 1 से 1 तो 0 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाई वाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 1, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया 0 हुआ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। ठीक है, माइनस 1 आएगा, सॉरी 1 प्लस वाई में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ये नहीं, ये तो 1 ही रहेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, C3 माइनस C1 कर रहे हैं तो 0 0 1 बचेगा, C3 में से क्या 0 आया, C3 में से करेंगे तो ये माइनस 1 बचेगा और ये 1 बाई 1। इसी प्रकार इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 प्लस जेड में से 1 बाई जेड तो ये 1 बचेगा और ये 1 प्लस 1 बाई जेड बचेगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इस पे रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में जब ओपन किया तो ये 0 हुआ और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 और 1 माइनस का 1 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 तो ये माइनस हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, हमको वैल्यू क्या चाहिए, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और जेड इनवर्स चाहिए। तो ये एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए, माइनस का 1 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर होगा डी ऑप्शन ही होगा शायद इसका। हाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ का जो 1 होगा वो इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा क्या है, चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
कंटिन्यूटी एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा fx इक्वल्स टू 2x और gx की वैल्यू ये दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जरा गौर करिए कि ये भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ये भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। पॉलिनोमियल हर पॉइंट पर हमारी कंटिन्यूअस होती है, तो fx और gx कंटिन्यूअस होंगे हर पॉइंट पे। तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए हर पॉइंट पे, fx माइनस gx भी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए, fx इंटू gx भी हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे ही। तो ये भी है, लेकिन अपॉन में fx है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए ये फंक्शन fx अपॉन gx ही हमारा कैसा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन fx 4x माइनस इज डिसकंटिन्यूअस इज ओनली वन पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो हम डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड करेगा फंक्शन को। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स क्यूब, तो x ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, यानी कि हमारे पास एक x इक्वल्स टू 0 वैल्यू होगी, एक -2 होगी और एक 2 होगी, यानी कि 3 पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस इज एग्जैक्टली 3 पॉइंट। ठीक है, डिनोमिनेटर से हम चेक करते हैं जब भी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ द पॉइंट fx इज 2x माइनस एक्स साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं मॉड z, अगर वो जिस पॉइंट पर मान लीजिए मॉड x है, तो मॉड x जिस पॉइंट पर कोण बना रहे हैं, यानी x इक्वल्स टू 0 पर कोण बना रहा है, तो जिस पॉइंट पर वैल्यू 0 देता है उसी पॉइंट पर वो कोण बनाता है। तो उस वहां पर ये मॉड x क्या होता है, कंटिन्यूअस तो होगा, पर इस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जरा इस फंक्शन में गौर कीजिए कि अगर साइन x को देख लें तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर है। बच रहा है ये 2x माइनस 1 जो मॉडुलस है, तो 2x माइनस 1 x इक्वल्स टू 1/2 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल्स टू 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सेट ऑफ द पॉइंट का आंसर तो ये हो जाएगा r माइनस 1/2, क्योंकि ये इस पॉइंट पर ही हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। देख कर रहो, और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको फिर वही अपना चेक करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी LHD निकालना होगा और RHD निकालना होगा। ठीक है, LHD इक्वल्स टू RHD करना होगा। जब LHD करेंगे तो आपको f डैश 1/2 निकालना होगा। तो 1/2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, f ऑफ x प्लस 1/2 प्लस h माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन h निकालना होगा। अगर हम ये RHD निकाल रहे हैं और LHD अगर हम निकाल रहे हैं तो f डैश 1/2 हमको क्या करना होगा, f ऑफ 1/2 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1/2 अपॉन माइनस h करना होगा। तो LHD RHD निकाल के हम चेक कर लेंगे तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा देख लिया, मॉडुलस फंक्शन था तो हमने देख लिया कि r माइनस 1/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द फंक्शन fx इज cot x इज डिसकंटिन्यूअस। तो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x होता है हमारा क्या, cos x अपॉन sin x। तो sin x कहाँ पर होता है, कहाँ तक जाता है, sin x हमारा क्या होता है, sin x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x हमारा इसका डोमेन होती है n पाई। तो n पाई में है तो n पाई, तो जिस आंसर में n पाई होगा तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा कि cot x कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पर, क्योंकि sin x अपॉन में है तो उन्हीं पॉइंटों पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू n पाई n इक्वल्स टू z। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल्स टू n पाई n बिलोंग्स टू z। अगला देख लेते हैं, द फंक्शन fx इज e की पावर मॉड x। देखिए यहाँ पर भी मॉड x आ गया। अगर हम दोनों फंक्शन को अलग अलग देखें, e की पावर x और मॉड x, तो ये दोनों तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सही बात है, ये कंटिन्यूअस तो सभी जगह है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ x मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा।
कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। fx क्या है, x स्क्वायर sin 1 by x where x does not equals to 0 then the value of the function x equals to 0। आपको पता है कि ये x स्क्वायर है और ये जो sin 1 minus x है ये किस टाइप का फंक्शन है, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है। और ऑक्सीलेटिंग जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी एक फाइनाइट क्वांटिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ये एक फाइनाइट क्वांटिटी तो इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट वैल्यू होगी, और अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, अगर इसके ग्राफ को हम चेक करें तो इस तरीके का ग्राफ होता है इसका, बहुत इस तरीके से चलता है। तो ये sin 1 by x क्या होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा तो इसकी वैल्यू भी फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो x इक्वल्स टू 0 पे डायरेक्ट यहाँ 0 रखेंगे। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी, 0 का किसी फाइनाइट क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू a पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगली बात कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, mx प्लस 1 वेयर x इज लेस देन पाई बाई 2, x की वैल्यू। तो हमें चेक करना है कि ये पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो फंक्शन पर वैल्यू LHL RHL ये सब बराबर होना चाहिए। LHL जिस पॉइंट पे पूछ रहा है इक्वल्स टू RHL, तो यही हमारा कंटिन्यूटी शो करता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर अगर हम चेक करें, तो अगर हम x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर देखें तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा m पाई बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा जब x लेस देन 0 होगा, और इक्वल टू में भी यही वैल्यू हो जाएगी m पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, और यहां पर जब हम पाई बाई 2 से बड़े पे वैल्यू चेक करेंगे, तो जब बड़े पे वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये कंटिन्यूटी दे रखा है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। LHL इक्वल्स टू f ऑफ a LHL, तो m पाई बाई 2 प्लस 1 m पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो इक्वल्स टू n प्लस 1, यानी कि m पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2n अपॉन पाई। तो 2n अपॉन पाई हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m पाई बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। n की वैल्यू क्या आ गई, m पाई बाई 2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है लेट fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x देन द इज f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो मॉड लग गया है। अब मॉड लग गया है तो मैंने क्या बताया कि मॉड लगने का मतलब है कि हमारा फंक्शन हमको चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या देखना होगा कि किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चेक करना होगा। तो फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये हमको चेक करना होगा। तो fx इक्वल्स टू मॉड x है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो मॉड x होगा वो x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ x की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, sin x। तो sin x ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर 0 वैल्यू देता है, तो sin x कहां पर देता है, n पाई पर ही वैल्यू 0 देता है, यानी n पाई वाले जितने भी टर्म है वो सभी टर्म पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा बी, f इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि n पाई पर ही साइन हमें क्या देगा, हर जगह 0 देगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। y इक्वल्स टू log x दे रखा है, हमको dy बाई dx निकालना है, तो सीधा सीधा y इक्वल्स टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग प्रॉपर्टी से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो 2x अपॉन, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस है माइनस ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और प्लस का 2x क्यूब, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब चला जाएगा
तो माइनस ऑफ 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, यही dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो cos x अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम इसको किसी अन्य फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको कुछ मान लेंगे और फिर इसको भी x के रिस्पेक्ट में करके दोनों को डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम cos इनवर्स का निकाल लेते हैं। तो cos इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, उसको y मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर रहेगा और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो इसका यहाँ से आ जाएगा 4x आ जाएगा और एक माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x की पावर 4, ये प्लस का 1 होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस ये हमारा प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से ये वाला 1 चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, माइनस ऑफ 4x अपॉन अंडर रूट माइनस ऑफ 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। माइनस हम बाहर ले लें, अगर माइनस को अगर हम बाहर लेने से अच्छा, ये 4x की पावर 4 है तो हम यहाँ से 4x स्क्वायर को बाहर ले लें तो 2x बाहर आ जाएगा, तो माइनस 4x अपॉन माइनस का 2x बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये प्लस का 2x बाहर लिया है, तो ये 2x से 4x चला जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये आ गया। ठीक है, और cos में हमारे पास क्या बचेगा, cos में हमारे cos इनवर्स x को लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके अपॉन में करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसका अपॉन में करेंगे तो माइनस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 अपॉन माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा माइनस से माइनस, तो 2 ऑप्शन आ जाएगा। यही हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स है, और इसको हम डी टी बाई डी एक्स मान लें तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी हमारा आ जाएगा। वाई हमने माना था इस फंक्शन को और टी माना था इस फंक्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर दे रखी है, वाई की वैल्यू टी क्यूब दे रखी है। हमको क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है तो पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लें। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3t स्क्वायर आ जाएगा। डी टू वाई बाई डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमें क्या निकालना होगा, डी टू वाई बाई डी टी टू, डी टू वाई बाई डी टी टू निकाल लें तो हो जाएगा वो 60। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6t आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक, तो इससे अच्छा है कि डी वाई बाई डी टी निकाल लें, यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लें। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
3t² / 2t, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 3t/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3t/2। अब हमें क्या निकालना है? d2y/dx2 निकालना है, d2y/dx2 निकालना है। तो dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या? dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 3t/2, 3t/2 आ गई है। और हमको क्या निकालना है? 3t/2 आ गई है, और हमको क्या निकालना है? d2y/dx2 निकालना है। तो अब हमें क्या करना होगा? dy/dx फिर से कर देते हैं इसको। तो इसका dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx, ठीक है। तो 3t/2, t का हो जाएगा dt/dx, dt/dx हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू 3/2 dt/dx। तो इसको अपॉन में कर देंगे, तो dt/dx हो जाएगा 1/2t, तो 1/2t, तो आंसर हो जाएगा 3/4t। तो 3/4t कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3/4t आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, जो लास्ट चैप्टर था वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। जरा देखते हैं। कह रहा है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm², देन रेट ऑफ विच द एरिया इंक्रीज, द साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है हमको, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। एरिया हमारा क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a², यही तो एरिया होता है। और एरिया, तो अगर साइड इंक्रीज कर रही है, यानी कि हम इसको अगर t के रिस्पेक्ट में रेट में, तो dA/dt हमारे पास क्या हो जाएगा? √3/4 2a dA/dt हो जाएगा, ये 2a dA/dt। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2, a की वैल्यू है 10 और dA/dt वैल्यू भी 2 दे रखी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 10√3 cm²/सेकेंड। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है ए लेडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, लीन अबाउट ए वर्टिकल वॉल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वॉल है इस तरीके से, और एक लेडर है जो इस तरीके से यहाँ पर, इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, इसको हम सी पॉइंट बोल देते हैं। लेडर इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, गलत बात है। ए लेडर इज 5 मीटर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, लीन अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउन एट द रेट ऑफ, तो टॉप ऑफ द वाटर लेडर जो है यहाँ से स्लाइड डाउन करके मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँचेगी। अगर यहाँ कहीं पहुँचेगी तो वो स्लाइड करते हुए यहाँ कहीं आ जाएगी सी से ई तक, और मान लीजिए डी तक वो स्लाइड कर गई, ठीक है। तो सी से ई तक वो आ जाएगी, इस तरीके से वो कह रहा है। स्लाइड एट द रेट ऑफ 10 cm/सेकेंड, देन द रेट ऑफ विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड लेडर इज डिक्रीजिंग। फ्लोर और लेडर के बीच का जो एंगल है वो कह रहा है डिक्रीज कर रहा है, थीटा, यानी कि एंड ऑफ द लेडर 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। डिक्रीजिंग व्हेन लोअर एंड ऑफ द लेडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से वो 2 मीटर अगर नीचे जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिक्रीजिंग हमको रेडियन में निकालना है। तो उसको हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम पाइथागोरस से डिस्टेंस मान लीजिए ये y है और ए बी वाई मान लेते हैं और बी सी को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? x² + y² इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। इसको रेट ऑफ चेंज से हम कर लेते हैं, जैसे जैसे x डाउन होगा वैसे वैसे y होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से, है ना।
2x dx by dt एंड 2y dy by dt की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। और dy by dt क्या कह रहा था, टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउन द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो y जो है हमारा वो ये है और वो 10 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू है if the top of the ladder slides down the rate of 10 centimeter then the rate of which the angle between the floor and the ladder is decreasing, ठीक है। तो हम यहाँ से 2x, तो 2x dx by dt प्लस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी टी सेंटीमीटर है, ये मीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर, माइनस ऑफ 0.1 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x dx बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.2y आ जाएगा यहाँ से। तो 2x प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 0.2y आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। तो 2x dx by dt 0.2y हो जाएगा यहाँ से। और लेडर क्या कह रहा है, वॉल से 2 मीटर, यानी x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो ये 2 से यहाँ पे तो ये 0.1 हो जाएगा। और लेडर अगर हमें 2 दे रखी तो 2 dx by dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1, और y हम यहाँ से निकाल लेंगे तो y हमारे यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 4, ठीक है। 25 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो वाई की वैल्यू होगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 21 बचेगा। तो dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1 बाई 2 रूट 21। तो ये हमारे पास, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो रूट 21 बाई 20 ये हमारा dx बाई dt की बेटा वैल्यू आ जाएगी। तो dx बाई dt की वैल्यू हो गई रूट 21 बाई 20। तो अब हमको थीटा निकालना है, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा से अगर हम थीटा निकालें तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेडर तो हमारी 5 है ही, लेडर तो 5 हमारी है ही, तो अगर हम cos थीटा से निकालें, क्या कह रहा है, देन द रेट ऑफ विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज डिक्रीजिंग व्हेन, तो एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड, अगर हम इसको थीटा मान लें तो कितना एंगल डिक्रीज कर जाएगा ये हमको निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, BC अपॉन AC। cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे BC अपॉन AC हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, और AC है 5, तो AC हमारे पास बेटा दे रखा है 5, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास BC अपॉन AC, और BC हमें कितना दे रखा है, BC मान लेते हैं x है हमारा, तो BC अगर x है तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास x बाई 5 आ गई, ठीक। अब हम इसको जरा थीटा के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और 1/5 dx बाई डी टी, यही तो हो जाएगा हमारा 1/5 dx बाई डी टी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, तो ये हमारे पास dx बाई डी टी हो जाएगा। और dx बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली है रूट 21 बाई 20, तो इसको हम कर लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी ये हमें निकालना है, और 1/5, और dx बाई डी टी की वैल्यू हो गई रूट 21 बाई 20, ये हो गया। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी है, डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस रूट 21 बाई 100 इंटू अपॉन में साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AB अपॉन AC। AB है हमारा y और AC है 5, तो AB है हमारा y और AC है हमारा 5।
ए सी है हमारा 5, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब ये 5 से ए बी कट जाएगा तो यहाँ से ये 20 आ जाएगा, और y है हमारा √21, तो √21 हो जाएगा। तो -1/20 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -1/20 रेडियन पर सेकंड, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो -1/20 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंथी जरूर था। तो सबसे पहले हमने dx/dt निकाला, फिर dθ/dt निकाला। जो थीटा एक चेंज होके θ1 जो भी बन जाए dθ/, इसी की बात कर रहा है कि जो थीटा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जिस रेट से, क्योंकि थीटा तो कम ही होगा, नीचे आ रहा है तो थीटा कम होगा, तो डिक्रीजिंग ये थीटा निकालना है हमें। और ये थीटा उसने हमें ऑलरेडी कह रहा है कि कितना डिक्रीज करके θ1 बन जाएगा, तो वो रेडियन में निकालना था। तो 1/20 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि एफ आर से आर बी डिफाइंड एफ एक्स इज 2x प्लस cos एन फंक्शन इज मैक्सिमम, मिनिमम, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जरा चेक कर लेते हैं। अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालना है तो पहले तो हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी? 2x माइनस 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो 2x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंक्रीज तो साइन एक्स की वैल्यू तो 1 और -1 होगी। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल, उसका एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखते हैं कि ये किस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है, किस वैल्यू के बीच में, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y डैश इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? y डैश है हमारे पास, तो ये हो जाएगा, तो ये है x, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x इंटू 2 x माइनस 3, ठीक है, प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1, यही तो हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और 2x प्लस 1, यही तो बचेगा यहाँ से, क्योंकि 2x माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे हम तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी x 2x माइनस 3, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x x माइनस 3 बचेगा, सॉरी x माइनस 3 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3, तो x माइनस 3 और 3x माइनस 3, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम y डैश इक्वल्स टू 0 निकाल लें। तो y डैश इक्वल्स टू अगर हम 0 करेंगे तो वैल्यू 1 और 2 पर आ जाएगी, वैल्यू 1 और 3 पर आ जाएगी, सॉरी x माइनस 3 है ये, 1 और 3 पर आ जाएगी। तो 1 और 3 पे हम चेक कर लेते हैं। अगर 1 है और ये क्या है? 3 है, तो इस तरीके से तो वैल्यू कहाँ डिक्रीज कर रही है? 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में वैल्यू हमारी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। अगर जिसको व्यवकरण नहीं पता है तो उसके लिए क्या है कि सीधा सीधा एफ एक्स लिख लो, x माइनस 1 और x माइनस 3 लिख लें अगर हम एफ डैश एक्स को। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा, 1 रखेंगे तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। तो 3 इंटरवल बनेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 बनेगा, एक 1 से 3 बनेगा और दूसरा 3 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और इसमें डिक्रीज करेगा, जैसे वैल्यू रख देंगे 1 और 3 के बीच में। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इनके बीच में क्या कर जाएगा कि एफ एक्स दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 साइन क्यूब एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, फिर 2 साइन एक्स का फिर हो जाएगा कॉस एक्स
साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा और 12 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 12 साइन एक्स कॉस एक्स, 12 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से हम 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 कॉस एक्स, ये हो गया। सभी में से कॉस एक्स कॉमन हो रहा है, तो 12 कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया और साइन एक्स भी कॉमन हो रहा है, कॉस एक्स साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 12 साइन एक्स बचा, ये -1 बचा और ये प्लस का नहीं, 12 कॉस एक्स ही कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 12 कॉस एक्स कॉमन हो रहा है, 12 कॉस एक्स हम कॉमन लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से 12 कॉस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने 12 cos x कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ गया माइनस का साइन एक्स और ये प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो हो गया 12 cos x और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो जरा देखो कि 1 माइनस साइन एक्स ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, साइन स्क्वायर एक्स भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ये भी, तो ये पूरा फंक्शन तो हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो गया। अब पूरी दामो दमार जितने भी, तो cos x पर आ जाएगा, तो cos x हमारा ग्रेटर देन कब होता है, f डैश x cos x हमारा कब इंक्रीज करता है, जब -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 के π/2 के बीच में इंक्रीज करेगा cos x हमारा। तो ऐसा कोई आंसर तो नहीं दे रखा है कि -π/2 से π/2 के बीच में डिक्रीज दे रखा है, जबकि हमारा करना क्या चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अब जरा डिक्रीजिंग देख लेते हैं, तो cos x कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करता है। cos x अगर हम देखें तो cos x अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, यानी cos x लेस देन 0 कब होगा, जब फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से 3π/2 के बीच में ये फंक्शन हमारा डिक्रीज करना चाहिए। तो π/2 से 3π/2 ऐसा तो कोई आंसर, हाँ ये दे रखा है, जरा देखो ये डिक्रीज कर रहा है π/2 से 3π/2, इसके अंदर ही का फंक्शन है ये। तो π/2 से 3π/2 है, तो ये पाई इसी के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर कौन सा सही होगा बेटा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फंक्शन इस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीज इन 0 to π/2, तो जरा बताइए 0 से π/2 में साइन एक्स तो इंक्रीज करता है, तो और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कर रहा है 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज, माइनस लगने से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, cos x डिक्रीज करता है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, fx इक्वल टू दे रखा है 10x माइनस x, तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x -1, तो ये तो हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। x रियल आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका f डैश x निकाल लें। तो f डैश x क्या आ जाएगा, 2x माइनस 8, इसको 0 कर देंगे तो 2x माइनस 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब ये मिनिमा होगा कि मैक्सिमम, उसके लिए f डबल डैश x निकाल लें, तो f डबल x आ गया 2 यानी ग्रेटर देन 0, तो ये एक मिनिमा देगा, क्या देगा, मिनिमा देगा किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 4 पे। तो f ऑफ 4 निकाल लीजिए, वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 32 प्लस 17, तो 33 और माइनस 32 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा,
बना जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपके फर्स्ट बुक के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं और सभी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम ने काफ़ी से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।